हाँ जी। तो क्या हाल चाल है सभी के। आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ। मतलब टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है पृथ्वी के अलग अलग जगहों पे, मतलब जो भी हमारी अर्थ है इसके अलग अलग जगहों पे जो अलग अलग टेम्परेचर का होना है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये उसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, हाउ हीट इज स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस पे हीट कैसे स्प्रेड हुई है, मतलब कैसे अलग अलग जगहों पे वेराई करती है। ठीक है, अब वो चाहे लेटिट्यूडनली हो या सीजनली हो, हम दोनों देखेंगे। ठीक है, तो इस ये क्यों ज़रूरी है, कंट्रोल करती है क्लाइमेट और वेदर को। उसके बाद अफेक्ट करती है प्रेशर बेल्ट्स को और विंड को, है ना। उसके बाद इन्फ्लुएंस करती है ओशन करंट को और रेनफॉल को, वेजिटेशन और ह्यूमन लाइफ को अल्टीमेटली करती ही है। ठीक है, तो ये कुछ इसका इम्पोर्टेंस था। और हम चलते हैं आगे। क्या फैक्टर्स हैं, फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आता है लैटिट्यूड। सबसे पहले आता है लैटिट्यूड, हिंदी में बोलते हैं इसको अक्षांश। ठीक है, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है। और इक्वेटर, जितना हम इक्वेटर के पास होते हैं उतना ही जो टेम्परेचर है वो हाई मिलेगा, और जैसे जैसे हम इससे दूर जाते हैं पोल्स की तरफ तो वो हमें कम मिलेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि सन की रेज इक्वेटर के आसपास 23 डिग्रीज 30 डिग्रीज तक परपेंडिकुलर पड़ती हैं, और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो वो जो है वो स्लैंट हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं। दैट इज़ वाई वहाँ हमें कम हीट मिलती है। ठीक है, तो लैटिट्यूड्स बहुत बड़े फैक्टर हैं। उसके बाद आता है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। हाइट से क्या है कि मतलब जितनी हाइट बढ़ती है उतना टेम्परेचर कम होता है। नॉर्मल लैप्स रेट पढ़ा है ना हमने, नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट कहता है कि 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, यानी पर किलोमीटर। ठीक है, तो वही ऑल्टीट्यूड है। हम सेम लैटिट्यूड पे भी होके अगर ऑल्टीट्यूड के डिफरेंस पे हैं, ऑल्टीट्यूड के ग्रेडियंट पे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ जो है वो वार्म होगा और यहाँ कोल्ड होगा, क्योंकि विद ऑल्टीट्यूड द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज। ठीक है, उसके बाद है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी है कि लैंड से जो समुद्र की दूरी है वो कितनी है। ठीक है, वो भी मैटर करती है। अगर हम कोस्टल एरियाज़ यानी मुंबई वाले रीजन की बात करेंगे, अगर हम मुंबई वाले रीजन की बात करेंगे तो वहाँ पे जो है वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है, ना एक्सट्रीम हीट होती है और ना ही एक्सट्रीम कोल्ड होता है। क्यों? क्योंकि जो पानी है वो जल्दी गर्म नहीं होता, ना जल्दी ठंडा होता है। बहुत स्लोली वो गर्म भी होता है और बहुत स्लोली ठंडा होता है। इसीलिए वहाँ की जो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है। लेकिन अगर वहीं हम कोस्टल एरियाज़ को छोड़ के हम टेरेस्ट्रियल रीजन में जाएं, कॉन्टिनेंट्स में जाएं बीच में, तो दिल्ली का अगर हम बात करें, दिल्ली के आसपास वाले रीजन का, है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो ज़मीन है वो जल्दी ठंडी भी होगी और जल्दी गर्म भी होगी, है ना। तो इसलिए वहाँ पे हमें जो भी चीज़ मिलेगी वो एक्सट्रीम मिलेगी। उसके बाद है ओशन करंट्स। ओशन करंट्स जो हैं वो जो भी होगा, एक वार्म होता है एक कोल्ड होता है, तो वो जिस भी एरिया से जाएगा वो उस जगह के टेम्परेचर को अफेक्ट करेगा। अगर वो वार्म है तो उस जगह के टेम्परेचर को ऑब्वियस सी बात है वो अफेक्ट करेगा। उसके बाद अगर वो कोल्ड है तो वो भी करेगा। ठीक है, उसके बाद है विंड एंड एयर मासेस। विंड क्या, टेम्परेचर अगर कोल्ड, अगर विंड विंड जो है वो वार्म है तो टेम्परेचर रेज करेगा, अगर विंड जो है वो कोल्ड है तो वो टेम्परेचर को लोअर करेगा। ठीक है, जैसे वेस्टर्लीज यूरोप में जो टेम्परेचर है वो बढ़ाती हैं, वार्मथ लेके आती हैं। लेकिन विंड जो हिमालयाज से विंड आती है विंटर में वो नॉर्थ इंडिया को कूल बनाती हैं। ठीक है, तो विंड एक बहुत बड़ा फैक्टर है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में। उसके बाद है क्लाउड कवर और इंसोलेशन। क्लाउड्स जो हैं वो डे टाइम में डे टाइम के हीट को यानी इंसोलेशन को कम करते हैं। जो डे टाइम में जो भी अपने पास इंसोलेशन आती है, अगर वहाँ पे क्लाउड्स हैं तो वो उसको कम करेंगे। ठीक है, अगर
और ये क्या करेंगे, हमारी जो नाइट्स हैं उनको वार्मर करेंगे, क्योंकि कुछ हीट जो होती है वो ट्रैप भी हो जाती है, ठीक है। तो ये क्लाउड कवर और इंसुलेशन भी एक रोल अदा करते हैं। उसके बाद है स्लोप एंड एस्पेक्ट ऑफ लैंड। स्लोप क्या है, साउथ फेसिंग स्लोप जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जो साउथ फेसिंग स्लोप्स है ना, वो कम जो ज़्यादा सनलाइट लेते हैं। जैसे हिमालयाज़ की साउथ स्लोपिंग साइड देखेंगे तो वो ज़्यादा सनलाइट लेते हैं, लेकिन जो नॉर्थ स्लोपिंग साइड्स हैं वो कम लेते हैं, ठीक है। तो ये भी स्लोप जो है वो भी कई बार टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क डालता है, ठीक है। तो ये कुछ अपने पास फैक्टर्स थे, फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि टेम्परेचर का डिफरेंस अक्रॉस लैटिट्यूड्स, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में अक्रॉस लैटिट्यूड्स जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम देखते हैं। और ये मैप के ऊपर ये आइसोथर्म्स से दिखाया जाता है, ठीक है। टू स्टडी इट वी यूज़ आइसोथर्म्स। इनको हिंदी में समताप रेखाएं बोलते हैं। सम मतलब एक जैसे, ताप मतलब हीट वाले। तो एक जैसी हीट वाले जो दो अलग अलग क्षेत्र हैं उनको जोड़ने के लिए एक मैप के ऊपर लाइन बनाएंगे हम, और उसी लाइन को बोलेंगे आइसोथर्म, ठीक है, आइसोथर्म। और ये जो आइसोथर्म्स हैं ये ग्लोबली भी हमें दिखाते हैं कि कैसे टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल, जैसे ये देखो, ये डिग्रीज लिखी हुई हैं और इनके ऊपर ये आइसोथर्म्स की लाइन है, ठीक है। तो ये ग्लोबली जो है वो टेम्परेचर, ग्लोबली जो है वो आइसोथर्म्स टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, और ये लाइन होती है, एक ज्वाइन करती है इक्वल टेम्परेचर के डिस्टेंसेस प्लेसेस को मैप पे, और ये शो करती है टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को ग्लोबली। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है ग्लोबल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने बोला ना कि अब हम बेसिक्स हमने कवर कर लिए हैं, तो हम इस चीज़ को कैसे कैसे देख सकते हैं। एक तो लैटिट्यूडनल वेरिएशन की वजह से टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है जैसा अभी हम देख पा रहे हैं। लैटिट्यूडनल वेरिएशन की इक्वेटर के पास सीधी किरणें पड़ती हैं, परपेंडिकुलर पड़ती हैं। दैट इज़ वाई वहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिल रहा है 27 to 30 डिग्रीज। और ट्रॉपिक्स के ऊपर हम देखेंगे तो वहाँ पे भी 20 to 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे भी है। लेकिन मिड लैटिट्यूड्स में आते आते वो टेम्परेचर 10 to 20 डिग्री सेल्सियस, और पोल्स पे तो इवन माइनस में चला जाता है, ठीक है। तो ये क्यों है? बिकॉज सन रेज जो है वो बिकम मोर स्लैंटिंग एज लैटिट्यूड इंक्रीजेज। जैसे जैसे हम लैटिट्यूड्स को इंक्रीज करते जाएंगे, जो सन की रेज है वो स्लांट होती जाती है। दैट इज़ वाई वहाँ पे लैटिट्यूडनल हीट का वेरिएशन आता है, टेम्परेचर का वेरिएशन आता है। और सीजनल हमें पता ही है कि जनवरी में हमारे पास ठंड होती है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में सूरज की किरणें सीधी पड़ रही होती हैं, है ना, कैप्रिकॉन के ऊपर। वैसे ही जुलाई में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कैंसर के ऊपर परपेंडिकुलर रेडिएशंस पड़ रही होती हैं। तो ये सीजनल वेरिएशन था। तो यही कुछ टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, हमने देख लिया। अब जैसे ये देखो, लैटिट्यूड्स में ज़ीरो से हम जैसे जैसे ऊपर को जाएंगे इन पोल की तरफ, तो टेम्परेचर में गिरावट मिलेगी, क्योंकि सन की रेज जो है वहाँ स्लांटिंग हो जाती हैं और हीट कम पहुँच पाती है, जितनी परपेंडिकुलर पहुँचनी चाहिए पहुँचती है, वैसी वहाँ नहीं पहुँच पाती, ठीक है। ये था। और उसके बाद आ जाता है अपने पास टेम्परेचर एनॉमली। एनॉमली ताप विचलन इसको हिंदी में बोलते हैं। और एनॉमली का मतलब होता है ना कि एक्चुअल टेम्परेचर माइनस मीन टेम्परेचर। मतलब कि अगर मान लो ये अपने पास मीन टेम्परेचर की लाइन है और हमने बोल दिया कि ये मीन टेम्परेचर 12 डिग्री होता है, मतलब मीन टेम्परेचर किसी जगह होगा, हमने बोला कि 12 डिग्री है। लेकिन अब मैं कह दूं कि ये 12 डिग्री इस साल जब हमने देखा तो वो 14 चला गया, और इसमें क्या हो गया कि +2 डिग्रीज। तो टेम्परेचर अनोमली +2 डिग्रीज पॉजिटिव में है। अगर मैं बोल दूं कि टेम्परेचर 2 डिग्री माइनस में चला गया तो यहाँ पे 10 डिग्रीज आ जाएगा, है ना। तो ये है कि मीन से कितना डिफरेंस है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये है टेम्परेचर एनॉमली, कि मीन टेम्परेचर से एक्चुअल टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है, दैट इज टेम्परेचर एनॉमली, ठीक है। उसके बाद आता है अपने पास टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन में हमने लैप्स रेट तो हमने पढ़ रखा है ना, कि नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है
कि हमारे पास जो सरफेस है उससे जैसे हम ऊपर जाएंगे ऑल्टीट्यूड बढ़ाएंगे तो 6.5 डिग्रीज पर किलोमीटर या पर 1000 मीटर गिरता जाएगा। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ये चीज़ इन्वर्स हो जाती है। इन्वर्स यानी कि ऊपर वार्म हो जाता है और नीचे कोल्ड हो जाता है। ऊपर वार्म हो जाता है और नीचे कोल्ड हो जाता है। लेकिन ये होगा कब? ये कुछ कंडीशंस में होगा, जैसे लेट लॉन्ग विंटर नाइट्स, जिसमें कुछ कंडीशंस होनी चाहिए जैसे क्लियर स्काई और काम विंड। लेकिन ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता है। लेकिन हमें पोल्स के ऊपर ये काफ़ी टाइम मिलेगा, पूरे पूरे साल ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बहुत कम टाइम के लिए होता है और कुछ कंडीशंस में ही होता है। अब हम समझते हैं कि ये होता कैसे है। ठीक है, देखो मैंने बोला कि नॉर्मल लैप्स रेट कहता है कि हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो पर किलोमीटर अपने पास 6.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है। इसका मतलब टेम्परेचर गिरता है, इसका मतलब टेम्परेचर गिरता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जब लॉन्ग विंटर नाइट होती हैं तो जितनी भी हमारे पास सन से डे छोटा है, अपने पास डे टाइम छोटा है, जितनी भी शॉर्ट वेव रेडिएशन आई थी, जितनी भी शॉर्ट वेव रेडिएशंस आई थी सन से अपने पास, ठीक है, वो रेडिएशंस, दिन का टाइम छोटा है, अब वो रेडिएशंस लॉन्ग वेव रेडिएशंस की फॉर्म में रात को रेडिएट बैक करती हैं। ठीक है, इन द स्पेस। तो क्या होता है, तो लॉन्ग विंटर नाइट होने की वजह से ये जो हीट होती है वो अर्ली मॉर्निंग से पहले पहले चली जाती है सारी, तो अर्थ का सरफेस थोड़ा कूल डाउन हो जाता है। मैंने क्या बोला कि शॉर्ट वेव रेडिएशंस डे टाइम में जितनी भी आती हैं वो लॉन्ग विंटर नाइट होने की वजह से अर्ली मॉर्निंग से पहले पहले या उससे कुछ देर पहले चली जाती हैं और अर्थ का सरफेस कूल हो जाता है। और नीचे अर्थ सरफेस के कूल होने की वजह से नीचे वाला एटमॉस्फियर, नीचे वाली लेयर हवा की, वो भी ठंडी हो जाती है। तो ऊपर वाले इस वाले एरिया के मुकाबले नीचे वाला एरिया वो कूल हो जाता है। इसी हो गया ना टेम्परेचर इन्वर्जन, कि ऊपर वाले हिस्से के मुकाबले नीचे वाला हिस्सा कूल हो जाना, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर इन्वर्जन। यही तो बोला मैंने। तो यहाँ पे क्या हुआ, जितनी भी रेडिएशंस आई थी वो मिडनाइट तक चली गई, तो नीचे वाला जो सरफेस, अर्थ का सरफेस था, इसमें से कोई हीट बची नहीं अब जाने के लिए, तो अर्थ का सरफेस हो गया कूल, और कूल होने की वजह से आसपास की हवा नीचे की वो भी ठंडी हो गई। तो क्या क्रिएट हो गया, एक कूल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया यहाँ पे, एंड दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर इन्वर्जन, क्योंकि ऊपर वाले के मुकाबले यहाँ पे कूल है ना, ऊपर वाले के मुकाबले यहाँ पे कूल है। अब टाइप्स ऑफ इन्वर्जन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इन्वर्जन देखो, रेडिएशन इन्वर्जन जो मैंने अभी समझाया, वैली इन्वर्जन, वैली इन्वर्जन में क्या होता है, वैली इन्वर्जन को समझ लेते हैं। वैली इन्वर्जन में मान लो अपने पास ये एक वैली है और ये नाइट में, ये सेम वैली नाइट में है। ठीक है, ये मान लो ये एक वैली है वी शेप की। ठीक है, और ये हो गया अपने पास माउंटेन, ये होगी वैली, ये माउंटेन और ये वैली। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ आपको डे टाइम का, अब ये नाइट टाइम का। ठीक है, डे में क्या हुआ, सन से जितनी भी इंसोलेशन आई वो इनको जल्दी गर्म कर गई और यहाँ तक उतनी इंसोलेशन नहीं पहुँच पाई। ठीक है, यहाँ तक उतनी इंसोलेशन नहीं पहुँच पाई। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, लो प्रेशर, हीट, लो प्रेशर क्रिएट हो गया, और यहाँ क्या क्रिएट हो गया वैली के अंदर, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की हवा चलेगी ना, ऐसे चलेगी, तो इसको नीचे से ऊपर जो वैली से माउंटेन की तरफ चल रही है उसको बोलते हैं वैली ब्रीज। ठीक है, और अब नाइट टाइम में क्या होगा, अब ये जितनी भी इसने हीट ली थी इस वाली ने, अब ये रात को रेडिएट बैक कर देगी माउंटेन, और यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, हाई प्रेशर, और ये थोड़ा लेट गर्म होगा। अभी ये गर्म हो रहा था धीरे धीरे, तो ये लेट गर्म होगा, यहाँ होगा लो प्रेशर उस टाइम पे। ठीक है, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी हवा, और इसको बोलते हैं माउंटेन ब्रीज। ठीक है, इसको बोलते हैं माउंटेन ब्रीज। तो ये हो गया टेम्परेचर इन्वर्जन। जब यहाँ पे हाई प्रेशर, कूल हवा यहाँ इकट्ठी हो जाएगी आके, तो ऊपर थोड़ा सा वार्म हो जाएगा उसके मुकाबले जितनी यहाँ पे कूल है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम वैली इन्वर्जन। ठीक है, वैली इन्वर्जन। फ्रंटल इन्वर्जन में क्या होता है कि जब दो फ्रंट्स की अलग अलग फ्रंट्स जो हैं आपस में टकराते हैं, तो वार्म वाला फ्रंट ऊपर को एमर्ज कर जाता है,
एंड दैट इज कॉल्ड फ्रंटल इन्वर्जन। सब्सिडेंस में क्या होता है, सब्सिडेंस थोड़ा सा समझने वाला है कि सब्सिडेंस मतलब सबसाइड करना, हवा का नीचे सबसाइड करना। हाई प्रेशर वाले एरिया में ही सबसाइड करेगी, गिरेगी, आके गिरेगी, और आते आते सबसाइड, कंप्रेस होने की वजह से, सबसाइड करते हुए कंप्रेस होने की वजह से वो गर्म हो जाती है, वो गर्म हो जाती है मिड वे में ही, आते आते ही मिड वे में वो गर्म हो जाती है। तो होता क्या है, ऊपर हो जाता है कूल, और मिड वे में आते आते वो गर्म हो गई, तो ये वाला हिस्सा फिर से वार्म हो गया, और नीचे तो कूल उसके मुकाबले। तो क्या हो गया, ये टेम्परेचर इन्वर्जन। कौन सा, सब्सिडेंस। इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, जब हम पंप से हवा भरते हैं तो हम क्या करते हैं, इस हैंडल को चलाते हैं तो अंदर की जो हवा है ना उसको कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस मतलब जो पूरे एरिया में हवा आ रही थी उसको हम इतने में दबा देते हैं, हैंडल से दबा देते हैं। तो हमने इसकी वॉल्यूम को कम करने की कोशिश की, इसको कंप्रेस करने की कोशिश की, और हीट पैदा हुई इससे। इसी को बोलते हैं एडियाबैटिक हीटिंग। एडियाबैटिक हीटिंग की वजह से ये गर्म हुई, और यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन हो गया कंप्रेशन की वजह से। जब सबसाइड कर रही थी वो, तो मिड वे में ही वहाँ पे क्या हो गया, टेम्परेचर वार्म हो गई और नीचे कूल रह गया। तो ये हो गया टेम्परेचर इन्वर्जन। अब इससे इफेक्ट्स क्या होते हैं, फॉग एंड स्मॉग, ठीक है। उसके बाद एयर पोल्यूशन, क्योंकि सारी जो नीचे है वो अगर हीट नहीं है तो चीज़ें ऊपर नहीं उठ पाएंगी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या, एयर पोल्यूशन, फॉग के साथ उस स्मोक क्या है, फॉग और स्मोक का मिक्सचर। तो ये क्या है, वहीं पे इकट्ठा होता जाएगा, तो फॉग जैसी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। क्रॉप डैमेज होगी फ्रॉस्ट की वजह से, है ना। उसके बाद स्टेबल वेदर रहेगा, बारिश नहीं होगी, एक स्टेबल वेदर रहेगा, क्योंकि हमें क्या कैसा क्लियर स्काई चाहिए था। जब बादल ही नहीं बनेंगे तो फिर वेदर तो स्टेबल रहेगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये था अपना टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ, ठीक है। समझ में आया तो इन सब चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो वैसे तो, वीडियो को थोड़ा बैक करके, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।